हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनी विजडम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अली वेटनी विजडम में। दोस्तों, डेयरी काउ न्यूट्रिशन बेसिक्स के एक और लेक्चर के साथ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर हुए हैं। ये डेयरी फार्मिंग, स्मार्ट डेयरी फार्मिंग सीरीज़ का हिस्सा है, ये जो लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे। डेयरी फार्मर असल में कई टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ में न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं उनमें उलझे रहते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में आ जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं। देखिए, जिस तरीके से जेनेटिक इम्प्रूवमेंट हो रहा है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वाले बुल्स कंपनियां लगातार लाए जा रही हैं और उनकी प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस जो दिखाई जाती है उनके कैटलॉग में, उनके चार्ट्स में, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसके लिए अच्छा न्यूट्रिशन देना हमेशा से ही मतलब ज़रूरी रहा है, ताकि हम पूरे जेनेटिक पोटेंशियल को एनिमल के हासिल कर सकें। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम उसी के एक पार्ट को समझेंगे, जिसमें यूरिया, एनपीएन और बीयूएन, जो तीनों ये टर्म्स हैं, ये तीनों प्रोटीन न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं। इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो यूरिया, एनपीएन एंड बीयूएन, मास्टरिंग डेयरी काउ न्यूट्रिशन फॉर पीक मिल्क प्रोडक्शन। इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि यूरिया एनिमल्स के लिए टॉक्सिक भी हो सकता है और हो भी जाता है, अगर उसे ज़्यादा मात्रा में या बिना किसी सुपरविजन, टेक्निकल एक्सपर्ट या वेटनरी डॉक्टर की एडवाइस के अगर आप उसे यूज़ करेंगे तो वो आपके एनिमल को नुकसान भी कर सकता है। तो ये जो वीडियो बनाई जाती हैं, ये अवेयरनेस के लिए बनाई जाती हैं, नॉलेज के लिए बनाई जाती हैं। इसे आप डायरेक्टली अपने मतलब फार्म में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर फार्म अलग होता है, हर एनिमल अलग होता है और केस स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट जो न्यूट्रिशन होता है उसे रिकमेंड किया जाता है। हालांकि यूरिया के बारे में अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं कि इसकी फीडिंग कैसे की जाती है और इसकी डोज वगैरह क्या होती है, तो वो मैंने पिछले कुछ वीडियोस में अपने उसे बताया भी है। तो आपने कभी इस बात पे गौर किया कि जो हमारी गाय होती है वो किस तरीके से कुछ ख़राब चीज़ों को खाकर, ख़राब इन द सेंस कि जिन्हें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एज ए फीड या किसी और काम में नहीं ला सकते हैं, उन चीज़ों को हमारी गाय खाती है, भैंस खाती है और उसे इतने एक वंडरफुल प्रोडक्ट, या जिसे कंप्लीट फूड कहा जा सकता है, दूध में कन्वर्ट कर देती है। तो अगर हम इसमें देखें जो भी मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उनमें कुछ सीक्रेट चीज़ें आती हैं, जैसे एनपीएन है, यूरिया है या बीयूएन है। ये बड़े खतरनाक टर्म्स लगते हैं, इन्हें सुन के या फीड में अगर ये हैं तो मतलब फार्मर एकदम से डर जाता है कि ये क्या है। लेकिन अगर इनकी मास्टरी कर ली जाए तो ये आपके हर्ड की हेल्थ को और प्रोडक्टिविटी को एक तरीके से रिवोल्यूशनाइज कर सकती है, क्रांति ला सकती है आपके यहाँ। तो दोस्तों, जब से दुनिया की शुरुआत हुई, ज़िंदगी की शुरुआत हुई इस अर्थ के ऊपर, तब से मतलब कुछ एलिमेंट्स हैं जो लाइफ के बेसिक एलिमेंट कहलाते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि डिवाइन ओरिजिन हुआ लाइफ का, मतलब मैं भी यही मानता हूँ। और साइंस ये कहती है कि एबायोजेनेसिस हुआ, मतलब ये जो सृष्टि है, इसमें जो लाइफ है ये अपने आप ही उत्पन्न हो गई, अपने आप ही शुरू हो गई। अब चाहे आप ये माने कि इसे खुदा ने, परमात्मा ने शुरू किया है, या फिर अगर ये माने आप कि ये अपने आप ही शुरू हो गई, दोनों में एक बात कॉमन है कि जो बेसिक एलिमेंट्स हैं लाइफ के, वो दोनों में सेम ही है। मतलब हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे कुछ बेसिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं और वो मॉलिक्यूल्स फिर प्रिकर्सर बनते हैं जो बेसिक लाइफ के जो इंग्रेडिएंट्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक ओरिजिन बनते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। फिर लिपिड्स आते हैं जिन्हें फैट कहा जाता है लेमन लैंग्वेज में, तो उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। फिर प्रोटीन आते हैं जो आज के हमारे इस लेक्चर का सेंट्रल पॉइंट है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन और सल्फर, 5 एलिमेंट्स इसमें होते हैं प्रोटीन्स में। फिर न्यूक्लिक एसिड आते हैं, जैसे डीएनए है, आरएनए है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ फॉस्फोरस भी होता है। तो प्रोटीन के ऊपर हम यहाँ पर फोकस करेंगे, इसके बेसिकली नाइट्रोजन पार्ट के ऊपर। तो प्रोटीन लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर लाइफ को शुरू होना था या लाइफ जो शुरू हुई है, जो चल रही है, उसमें प्रोटीन का एक अहम रोल होता है। और ये कैसे, क्योंकि बिना प्रोटीन के लाइफ पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चरल रोल्स हैं इसके, मसल्स प्रोटीन की बनी होती हैं, बोन्स जो मैट्रिक्स होता है बोन का, जिसके अंदर जाकर कैल्शियम, फास्फोरस जमा होते हैं, वो मैट्रिक्स प्रोटीन का बना होता है। इसके अलावा आपके नाखून हैं, पशुओं के खुर हैं, हूव्स, उसके बाल हैं, उसके दांत हैं, टेंडन्स हैं, मतलब जहाँ पे मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ती हैं जिन स्ट्रक्चर्स के ज़रिए से, वो प्रोटीन के होते हैं। जॉइंट्स प्रोटीन के होते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, हर सेल एक प्रोटीन से ही बनी होती है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शंस होते हैं। इसके बाद फंक्शनल रोल्स होते हैं कुछ, जैसे कि एंजाइम्स हैं, बिना एंजाइम के बॉडी में रिएक्शंस ही नहीं होंगी, मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा, तो एनिमल ज़िंदा कैसे रहेगा। इसके बाद हार्मोन्स हैं, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक दूसरे ऑर्गन्स को, प्रोसेसेस को बॉडी के अंदर जो चल रहा है उसे स्टिमुलेट करते हैं। अगर हार्मोन्स नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए GnRH है, FSH है, LH है, ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन को गवर्न करते हैं। मॉलिक्यूलर गेट्स हैं, मतलब सेल के अंदर कुछ अंदर नहीं आ सकता है, बाहर नहीं जा सकता है बिना प्रोटीन के, अगर गेट्स नहीं लगे होंगे। रिसेप्टर्स इसी तरीके से काम करते हैं। फिर प्रोडक्शन रोल्स आ जाते हैं, जैसे मीट है, अंडे हैं, दूध है, इनके अंदर जो मतलब कंटेंट होता है वो प्रोटीन का ही बेसिकली बना होता है। जैसे मिल्क का SNF जो है वो दरअसल प्रोटीन कंटेंट ही होता है। तो ये प्रोटीन बनते कैसे हैं, ये एक अहम पॉइंट है। अगर हम इसे समझ लेंगे तो हम जिस लेक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं, वो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। देखिए, प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड्स का बना होता है। जैसे एक दीवार होती है, वो एक एक ईंट जोड़ के बनाई जाती है, इसी तरीके से प्रोटीन एक एक अमीनो एसिड जोड़ के प्रोटीन बनता है। तो ये बेसिकली नाइट्रोजन होती है, जो कि अमीनो एसिड में प्रेजेंट रहती है। तो ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसे अगर आप समझ लेंगे तो आपको ये लेक्चर और ये जो टॉपिक है वो समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। इसमें सेंट्रल कार्बन होता है एक, उसके साइड में एक साइड चेन होती है। ये इसका स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ये एसिडिक होता है, और ये अमाइनो ग्रुप होता है, जो जहाँ पर नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसे हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो ये इसी तरीके से अमाइनो एसिड बनता है। तो ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये आपस में जुड़ते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, ऐसे ही रैंडम नहीं जुड़ जाते हैं। डीएनए से इंस्ट्रक्शन आते हैं कि ये अमाइनो एसिड यहाँ जुड़ना है, ऐसे जुड़ना है, ऐसे जुड़ना है, तो वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बनता है। और वो सीक्वेंस जो होता है वो मतलब छोटा अगर है, मतलब अमाइनो एसिड की चेन, तो उसे पेप्टाइड कहा जाता है। वो जैसे जैसे बड़ी होती चली जाती है तो उसे प्रोटीन कहते हैं। तो अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बनते हैं, पेप्टाइड से फिर प्रोटीन बनते हैं। तो अमाइनो एसिड जब एक के साथ एक जुड़ते हैं तो वो प्रोटीन बनाते हैं। जैसे केजिन है, मतलब दूध के अंदर का जो प्रोटीन होता है वे होता है, या मसल प्रोटीन है, या जो प्रोटीन आपके खल के अंदर है, ऑयल केक्स में है, सोया डीओसी है, मस्टर्ड केक है, इनके अंदर राइस DDGS है, उनके अंदर भी जो प्रोटीन होता है वो भी इसी तरीके से बना होता है। उसके अंदर भी अमाइनो एसिड ऐसे सीक्वेंसेस में जुड़े रहते हैं और वो प्रोटीन बनाते हैं। टोटल 20 तरीके के अमाइनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन का पार्ट होते हैं, मतलब बनते हैं। प्रोटीन के अंदर जो भी अमाइनो एसिड होंगे वो इन्हीं 20 में से कोई अमाइनो एसिड होंगे। लेकिन अमाइनो एसिड सिर्फ 20 नहीं है, 20 से कहीं ज़्यादा अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटीन में सिर्फ 20 ही अमाइनो एसिड इन्वॉल्व रहते हैं। तो जो नाइट्रोजन अमाइनो एसिड में प्रेजेंट रहती है, जैसा मैंने अभी अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको दिखाया था, ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये नाइट्रोजन है। तो जो अमाइनो एसिड प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, और उसकी जो नाइट्रोजन होगी
उस अमाइनो एसिड की जो प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट है उसे हम प्रोटीन नाइट्रोजन कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन की नाइट्रोजन। जब प्रोटीन की नाइट्रोजन की बात होती है तो मैंने जैसे बताया कि अमाइनो एसिड इनके अलावा भी होते हैं, मतलब प्रोटीन के बाहर भी अमाइनो एसिड होता है। तो जो नाइट्रोजन प्रोटीन के बाहर है या प्रोटीन का पार्ट नहीं है, जो अमाइनो एसिड या और भी कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर नाइट्रोजन है, तो उसे हम नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन या एनपीएन कहते हैं आसान भाषा में। तो जितने भी अमाइनो एसिड हैं जो प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट नहीं है उन्हें एनपीएन कहा जाता है। ठीक है, और दुनिया में जो फीड एनपीएन का मार्केट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। रूमिनेंट लाइव स्टॉक सेगमेंट में अगर इसका 2032 तक का, 2023 से 2032 तक का CAGR देखें तो वो 4% के करीब आंका गया है। एशिया पैसिफिक में, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा यहाँ पर मतलब एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो यहाँ पर $790 मिलियन का ये मार्केट आंका गया है। तो मतलब को ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप जो ये इतना डरते हैं ना यूरिया वगैरह से या एनपीएन से फीड के अंदर है या नहीं है, तो ये इसका फंक्शनल रोल फीड के अंदर, रूमिनेंट फीड के अंदर बहुत है, बशर्ते हमें इसे इस्तेमाल करना आता हो। तो पूरी दुनिया इसे यूज़ कर रही है क्योंकि लोग इसके बारे में जानते हैं। हमारे यहाँ ये क्यों कम यूज़ होता है? क्योंकि हमारे यहाँ एनर्जी कंटेंट जो है ना फीड का वो बहुत महंगा है। तो वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। लेकिन इस बात को आप समझ लीजिए कि जो प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन नहीं है उसे हम एनपीएन, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कहते हैं। अब वो नाइट्रोजन चाहे अमाइनो एसिड्स के अंदर हो, जो प्रोटीन का पार्ट नहीं है, जैसे डीएलएम है। डीएलएम फीड में आजकल मिलाया जाने लगा है, डेयरी फीड के अंदर, जिसे डीएल मिथ्योनिन कहते हैं। लाइसिन मिलाया जाने लगा है, लाइसिन भी एक तरीके का अमाइनो एसिड है, तो ये भी एनपीएन हो गया। ग्लूटामिन है, ग्लाइसिनेट है, ये सब एनपीएन कहलाते हैं। इसके अलावा बायूरेट आता है, नाइट्रेट आते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, तो वो भी एनपीएन होते हैं। अमोनियम सॉल्ट्स हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम सल्फेट है, तो नौसादर नमक भी जिसे कहते हैं, तो उसके अंदर भी अमोनियम आयन है और वो अमोनियम के अंदर नाइट्रोजन होती है, ये भी एनपीएन कहलाता है। और सबसे लास्ट में यूरिया तो एक एनपीएन है ही। तो यूरिया जो है वो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन होती है, और इसके अलावा नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन और भी होती हैं जिनका मैंने यहाँ पर जिक्र किया। तो अब 2 टर्म्स यूरिया और एनपीएन यहाँ पर हमारी क्लियर हो जाती हैं। तो अब ये सवाल है कि नाइट्रोजन जो है वो अमाइनो एसिड के अंदर कैसे आ रही है। अगर हम इस बात को जान लें तो हम फिर यूरिया की जो फीडिंग का कंसेप्ट है उसे भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। देखिए, मैंने बताया कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से ही बनता है, और अमाइनो एसिड जो हैं उनका ये बेसिक स्ट्रक्चर है। कार्बोहाइड्रेट और बाकी के जो मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो यहाँ पर प्रेजेंट हैं ही। ये जो आर साइड चेन है इसके अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन बेसिकली प्रेजेंट रहते हैं। कई बार सल्फर भी जुड़ जाता है। लेकिन ये जो एक और ये ग्रुप जो जुड़ा रहता है इसे हम कहते हैं अमाइन ग्रुप। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होता है। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से आती है? तो अगर हम क्लास 8 या 10th की एनसीईआरटी की किताब उठाएं बच्चों की, तो उसमें एक चीज़ पढ़ाई जाती है, नाइट्रोजन साइकिल। ऐसे ही वहाँ पे ऑक्सीजन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल सब कुछ पढ़ाया जाता है, तो उसमें एक नाइट्रोजन साइकिल भी आती है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से कैसे पेड़ों के अंदर या पशुओं के अंदर आती है और फिर वहाँ से दोबारा से उसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। तो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के ज़रिए से प्लांट तक पहुंचती है। मतलब कुछ माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से, एयर से ले लेते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं अमाइंस में, अमाइन ग्रुप में। फिर वो नाइट्राइट ग्रुप में कन्वर्ट होता है और वो फिर प्लांट उसे एब्जॉर्ब करके अमाइनो एसिड बना लेता है। सिंपल सी बात है। तो ये एक डायग्राम भी है, एनसीईआरटी से ही लिया गया है। इसमें बैक्टीरिया का एंजाइम है जिसने नाइट्रोजन को लिया, उसे रिड्यूस किया एक तरीके से हाइड्रोजन के साथ, फिर रिड्यूस किया और उससे अमोनिया बना दी। अब ये जो अमोनिया बनी है इसमें ये अमाइनो एसिड है इसका, और यहाँ पर
ये अमाइन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, साइड चेन है और बीच में कार्बन है। तो ये अमोनिया यहाँ पर जाकर जुड़ जाती है। तो कैसे जुड़ती है ये? अगर ये देखें, ये भी एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। तो इसकी जो रूट्स हैं, सोयाबीन का ये प्लांट है, सोयाबीन के प्लांट की रूट का डायग्राम बताया गया है। तो वहाँ पर बैक्टीरिया आके जमा होने लगते हैं और एक नोड्यूल सी बना लेते हैं। ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ रूट नोड्यूल। रूट नोड्यूल का मतलब क्या है कि वहाँ पर बैक्टीरिया ने एक वो मतलब कॉलोनाइज कर लिया है। और ये कौन से बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, क्योंकि सोयाबीन लेग्यूमिनस प्लांट है, मतलब इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो प्रोटीन कहाँ से आ रहा है? ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन ले रहे हैं और उसे इस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं अमाइन में, अमोनिया में। और ये अमोनिया फिर आ, इससे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं और ये नाइट्रेट अंदर चली जाती है। तो इस तरीके से ये नाइट्रेट जब अंदर जाती है तो फिर इसमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है इसका प्लांट की सेल्स के अंदर। और ये अल्टीमेटली यहाँ से अमाइन ग्रुप गए, नाइट्रेट गया, नाइट्राइट में वो कन्वर्ट हुआ, फिर वो अल्टीमेटली अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है। फिर अमाइनो एसिड बाहर चले जाते हैं सेल के अंदर से और प्लांट में जो फ्रूट्स हैं, उसके बीन्स हैं, और उसमें जाके वो जमा होने लगते हैं और प्रोटीन बनाने लगते हैं। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर से बैक्टीरिया के ज़रिए से नाइट्रोजन अमाइन में कन्वर्ट होती है और वो फिर अमाइन प्लांट उसे अमाइनो एसिड में फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ तक की बात तो हमें समझ में आ गई कि प्रोटीन अगर हम मतलब सोया डीओसी भी खिला रहे हैं तो उसके अंदर जो प्रोटीन है, अमाइनो एसिड है, वो अमोनिया के ज़रिए से ही मतलब एक तरीके से सोयाबीन का या सोया डीओसी का पार्ट बना है। तो ये अमाइनो एसिड सोया डीओसी में हो, चाहे सरसों की खल में हो या बिनौले की खल में हो या राइस डीडीजीस में हो, किसी में भी हो, ये अमाइनो एसिड दरअसल आए इसी तरह से हैं। ठीक है। एटमॉस्फेरिक की नाइट्रोजन से आए हैं, अमोनिया के ज़रिए से। तो जब एक बार हमने अमोनिया को समझ लिया कि अमोनिया किस तरीके से कन्वर्ट होके अमाइन में कन्वर्ट होती है, मतलब अमाइन सॉल्ट में नाइट्रिफिकेशन होता है उसका और प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद वो एक प्रोटीन बन जाती है। तो अब ये जो ऑयल केक्स होते हैं ये खल होती है, ये जब गाय को खिलाई जाती है तो ये किस तरीके से डाइजेस्ट होती है? तो ये दो पार्ट होते हैं, क्योंकि हमें पता है र्यूमेन होता है पशुओं के अंदर। तो जो प्रोटीन, जो पार्ट खल का र्यूमेन के अंदर डिग्रेड नहीं होता है, टूटता नहीं है और उसे पास होके सीधा इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो उसे हम बाईपास प्रोटीन कहते हैं उस पार्ट को। और वहाँ पे जाके अमाइनो एसिड में टूटता है और वो अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एनिमल उन्हें यूज़ कर लेता है। लेकिन कुछ पार्ट उस प्रोटीन का डिग्रेड हो जाता है मतलब र्यूमेन के अंदर, तो वो कहलाता है र्यूमेन डिग्रेडेबल प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन र्यूमेन के अंदर ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, इसमें से अमाइनो एसिड्स रिलीज होते हैं और उन अमाइनो एसिड्स को बैक्टीरिया तोड़ देते हैं, मतलब अमाइनो एसिड्स को तोड़ते हैं और फिर अपने हिसाब से दोबारा से उस अमोनिया को जो उन्होंने तोड़ा है अपने हिसाब से उसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और अपना प्रोटीन अलग से बनाते हैं। तो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, जो अमाइनो एसिड रिलीज हुए र्यूमेन के अंदर, इन्होंने अमोनिया इनकी अलग निकाल दी और वोलेटाइल फैटी एसिड अलग निकाल दिए। मतलब जो दूसरा पार्ट बचा अमाइनो एसिड का उसे वोलेटाइल फैटी एसिड कहते हैं, क्योंकि इसमें एसिडिक ग्रुप है। तो यहाँ पर एक और हाइड्रोजन जुड़ जाती है, ये अमोनिया बन जाती है। ठीक है। तो अब बैक्टीरिया क्या करता है कि इन दोनों को अपने हिसाब से मिलाता है। मतलब इसे किसी और मतलब अमाइनो एसिड को बनाने की ज़रूरत है तो ये कोई और वोलेटाइल फैटी एसिड ले आएगा। वोलेटाइल फैटी एसिड्स कई तरीके के होते हैं, मतलब बहुत क्लास के वोलेटाइल फैटी एसिड होते हैं। तो उसमें बैक्टीरिया अपने हिसाब से अमोनिया जोड़ता है और अपना अमाइनो एसिड बना लेता है जिसकी उसे ज़रूरत होती है। ये अमाइनो एसिड जो बनता है इसे बैक्टीरिया इस्तेमाल करता है और अपना प्रोटीन बनाता है जिसकी प्रोटीन की उस बैक्टीरिया को ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। तो यही कहलाता है माइक्रोबियल प्रोटीन। समझे आप? अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अमोनिया और जो वीएफए हैं
ये अमाइनो एसिड को बनाने के लिए ज़रूरत है, मतलब इनकी ज़रूरत है बैक्टीरिया को। अमोनिया चाहिए और वीएफए चाहिए, लेकिन बैक्टीरिया को इस बात से मतलब नहीं है कि ये अमोनिया और ये वीएफए कहाँ से आ रहे हैं। ये वीएफए ग्रेन से, भूसे से, साइलेज से, हे से, कहीं से भी बन सकते हैं। ठीक है, इवन प्रोटीन से भी आ सकते हैं, जो खल खल वगैरह खिलाई जा रही है। अमोनिया कहाँ से आ रही है इस बात से भी कोई मतलब बैक्टीरिया को मतलब नहीं है। इसे तो दोनों चीज़ें चाहिए बस। ठीक है, चाहे इसे प्रोटीन का अमाइनो एसिड और वीएफए अलग करके उन्हें हासिल करना पड़े, या अगर हम यूरिया के ज़रिए से उसे दे दें अमोनिया, तो वो उसे भी ग्रहण कर लेगा, उसे भी ले लेगा और अपना अमाइनो एसिड बना लेगा। तो प्रोटीन से अमोनिया देने के बजाय, क्योंकि प्रोटीन होता है बहुत महंगा, और प्रोटीन महंगा होने की वजह से फीड की क्वालिटी आजकल दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। तो अमोनिया भी बैक्टीरिया को इतनी नहीं मिल पा रही है। अमोनिया बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन कम से कम हमें उतनी तो देनी पड़ेगी ना, कि जिससे बैक्टीरिया का सर्वाइवल हो सके, माइक्रोबियल प्रोटीन बन सके। तो वो अमोनिया कुछ हद तक यूरिया से कंपनसेट की जा सकती है। यूरिया थोड़ा सस्ता होता है और उसी तरीके से काम करता है जैसे प्रोटीन काम करता है कुछ हद तक। क्योंकि देखिए प्रोटीन अपने आप में क्या है, प्रोटीन एक मतलब बिल्डिंग ब्लॉक है। वो बैक्टीरिया को भी वैसे ही चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम्स काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वो बिना एंजाइम के हो नहीं सकते हैं। और वो बैक्टीरिया जब पास होता है ह्यूमन से इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहाँ पर वो माइक्रोबियल प्रोटीन बन जाता है, क्योंकि इंटेस्टाइन उसे डाइजेस्ट करती है। तो उस डाइजेशन का पार्ट माइक्रोबियल प्रोटीन होता है, और वो माइक्रोबियल प्रोटीन की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। माइक्रोबियल क्वालिटी मतलब प्रोटीन क्वालिटी और मिल्क प्रोटीन क्वालिटी के ऊपर भी मैं एक वीडियो इंशाल्लाह आगे बनाने की कोशिश करूँगा। तो इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि अमोनिया जो है, ठीक है, और वोलेटाइल फैटी एसिड्स के इंडिपेंडेंट रोल्स क्या होते हैं। मतलब मान लीजिए अगर अमोनिया और वोलेटाइल फैटी एसिड मिलके अमाइनो एसिड नहीं बना, तो वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो अगर अमोनिया एक्सेस में होती है तो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। ब्लड में अगर एब्जॉर्ब होती है तो अमोनिया टॉक्सिक होती है एक तरीके से। तो लीवर क्या करता है, उसे कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। फिर वो यूरिया ब्लड के अंदर आता है। तो उस यूरिया को जो ब्लड के अंदर आया है उसे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन या BUN कहा जाता है। तो तीनों टर्म्स हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। यूरिया क्या होता है, और NPN क्या होता है, और ये BUN क्या होता है। फिर वोलेटाइल फैटी एसिड्स का क्या होता है। वोलेटाइल फैटी एसिड का ऐसा है कि वोलेटाइल फैटी एसिड्स को एज ए एनर्जी सोर्स ह्यूमन के माइक्रोब भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अब ये वोलेटाइल फैटी एसिड कहाँ से आया, ये माइक्रोब को मतलब नहीं है। वो प्रोटीन से टूट के आया है, या फिर वो उधर से आया है, मतलब ग्रेन वगैरह खिला के, भूसा खिला के, साइलेज खिला के आया है। तो वो ह्यूमन माइक्रोब्स इस्तेमाल अपनी एनर्जी सोर्स के तरह कर लेते हैं जिंदा रहने के लिए। जो एक्सेस होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, लीवर में जाता है, मसल्स में जाता है, और बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है एनिमल की। अब अगर अमोनिया और वोलेटाइल फैटी एसिड का इम्बैलेंस हो जाए बॉडी के अंदर, तो इससे प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर वोलेटाइल फैटी एसिड है, मान लीजिए एनर्जी डेफिशिएंसी में एनिमल चला गया, तो वो वोलेटाइल फैटी एसिड्स को इस्तेमाल करेगा। ठीक है, जब इस्तेमाल करेगा, एनर्जी डेफिशिएंट डाइट्स में क्या होता है, ये वोलेटाइल फैटी एसिड जो प्रोटीन से निकला है, इसे बैक्टीरिया इस्तेमाल करने लगते हैं और पशु इस्तेमाल करने लगता है। ठीक है, तो पशु नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाता है, उससे प्रोडक्शन खराब होता है, उसका BCS डाउन होने लगता है एनिमल का, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, और जब इतना कुछ होता है ना, तो कंसेप्शन भी डाउन होने लगता है। पुअर कंसेप्शन और एनर्जी के बीच का रिलेशन मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। तो अमोनिया जब वोलेटाइल फैटी एसिड नहीं रहेगा, तो बैक्टीरिया अमोनिया को उसके साथ कंबाइन नहीं कर पाएगा, अमाइनो एसिड नहीं बना पाएगा। तो बैक्टीरिया की जो लाइफ पे, उसके सर्वाइवल पे जो असर पड़ेगा वो तो पड़ेगा ही, लेकिन अमोनिया ज़्यादा होने से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ने लगेगी। ठीक है, अब वो या तो ह्यूमन में आएगी, जो यूरिया साइकिल होती है, ब्लड यूरिया साइकिल होती है,
उसे आप पढ़ेंगे अगर गूगल में तो आपको समझ में आएगा कि जो लीवर के अंदर यूरिया बन रहा है वो ब्लड के ज़रिए से थूक में जाता है एनिमल के, और फिर सलाइवा से फिर ह्यूमन में आ जाता है। लेकिन वहाँ तो पहले से ही अमोनिया ज़्यादा है, तो वो यूरिया फिर दोबारा से अमोनिया में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से यूरिया बनने में भी तो एनर्जी लग रही है, तो एनर्जी का और लॉस बॉडी से होगा। और बाकी जो और ज़्यादा मतलब रहता है तो वो यूरिन के ज़रिए से फिल्टर में निकलता रहता है। तो दरअसल जो अमोनिया या यूरिया यूरिन में निकल रहा है अननेसेसरली, वो एनर्जी के वेस्ट को, एनर्जी की बर्बादी को दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि हमने एनिमल को बैलेंस फीडिंग नहीं की है। तो ये बैलेंस फीडिंग एनर्जी और अमोनिया का जो बैलेंस है, यही पशु की प्रोडक्शन की, उसकी हेल्थ की लाइफलाइन होता है। और इसमें इस बैलेंस को कौन बना के रखता है? फीड में तो हमने ये बैलेंस बना के दे दिया। जिस फीड की मैं बात करता हूँ, जो फीड फॉर्मुलेशन हम फार्मर्स के साथ शेयर करते हैं, उनकी बुनियाद यही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि मैंने फीड फॉर्मुलेशन बना के दिया किसी को, अब उसने अपने हिसाब से अकल लगा के, फार्मर ने उसे चेंज कर लिया, थोड़ा सस्ता कर लिया, थोड़ा महंगा कर लिया, कुछ आइटम्स निकाल दिए, कुछ अलग से डाल दिए। तो है क्या, जो बैक्टीरिया है ना, उसे फार्मर भूल जाते हैं कि उसे कैसे मैनेज करना है। तो फॉर्मुलेशंस, अगर आप मेरे फॉर्मुलेशंस, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत लोग मुझसे बिना पूछे भी वो फॉर्मुलेशन इस्तेमाल कर रहे हैं और नुकसान उठाते हैं फिर, क्योंकि एनिमल के हिसाब से, फार्म के हिसाब से बैलेंस करना पड़ता है उन्हें। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। तो वहाँ पर वो बैक्टीरिया का जो पॉइंट होता है, बैक्टीरिया का जो उसमें रोल होता है, उसे नज़रअंदाज करके वो निकलने की कोशिश करते हैं, और फिर वहाँ पर वो नुकसान उठाते हैं। तो एनर्जी को बैलेंस करना डाइजेस्टिबल नाइट्रोजन के साथ, ये तो एक आर्ट है ही अपने आप में, लेकिन बैक्टीरिया का सर्वाइवल भी बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ वो फिर मतलब फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी, उसका कोई हमें हल नहीं मिलेगा। तो टेक अवे इस लेक्चर का यही है कि एनपीएन, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, और यूरिया जो है वो बेसिकली अमोनिया के सोर्स हैं। ठीक है, अमोनिया तब यूटिलाइज होगी जब बॉडी के अंदर एनर्जी का स्टेटस सही होगा, ह्यूमन के अंदर एनर्जी का स्टेटस सही होगा, और बैक्टीरिया की सर्वाइवेबिलिटी, उनका जिंदा रहने का एक जो मतलब पोटेंशियल है, वो बना रहेगा। ठीक है, अमोनिया ह्यूमन के अंदर तो प्रोटीन से भी आती है। कोई लोग कहते हैं ना कि यूरिया नहीं खिलाना है हमें या दाने के अंदर, तो अमोनिया तो उससे बनी रही है, मतलब प्रोटीन से। और अगर एनर्जी डेफिशिएंट डाइट है तो वो अमोनिया एब्जॉर्ब होगी ब्लड में और यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर बीयूएन बढ़ेगा। तो बीयूएन यूरिया की वजह से नहीं बढ़ता है, मतलब एक्सेस यूरिया अगर होगा, एनर्जी डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से भी बढ़ेगा। लेकिन अगर यूरिया नहीं भी है तब भी बीयूएन बढ़ सकता है। ठीक है, तो एक्सेस अमोनिया ब्लड में जाती है, वो बीयूएन बन जाती है। और ज़्यादा बीयूएन अगर है तो वो एनर्जी डेफिशिएंसी को शो करता है। यही वजह है कि एनिमल प्रेग्नेंट अक्सर नहीं हो पाते हैं, और जो एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होते हैं उनकी जब ब्लड टेस्टिंग होती है तो उनमें बीयूएन ज़्यादा नज़र आता है। तो लोगों को लगता है कि बीयूएन ही वजह है, मतलब बीयूएन वजह तो है लेकिन सेकेंडरी रीज़न है, प्राइमरी नहीं है। तो उसका इस्तेमाल ना हो पाना, बीयूएन का इस्तेमाल ना हो पाना ही एक एनिमल के लिए चैलेंजिंग कंडीशन हो जाती है। और ये यूरिया हर जगह जाकर डिपॉजिट होता है, मतलब ब्रेन में भी जाएगा, लंग्स में भी जाएगा, हार्ट पे भी जाएगा। लेकिन यूट्रस के ऊपर हमें इस वजह से दिख जाता है क्योंकि यूट्रस में जब यूरिया जमा होता है तो वो जो एम्ब्रियो होता है, स्पर्म आप सीमेंट डाल रहे हैं पशु के अंदर, या फिर उसका मान लीजिए सीमेंट डाल दिया और स्पर्म्स के लिए टॉक्सिक हो गया, उसके ओवा के लिए टॉक्सिक हो गया, एम्ब्रियो अगर बन भी गया तो एम्ब्रियो के लिए टॉक्सिक है वो। तो इस वजह से एनिमल की फर्टिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो अगर ऐसे केसेस में आप फंसे हुए हैं तो आपको थोड़ा सा चिंतन करने की ज़रूरत है। पशुओं में बहुत जेनेटिक पोटेंशियल है, मैं आपको वीडियोस भी दिखा चुका हूँ। कई लोग तो उस मतलब जो हमारे फार्मर हैं उन्हें झूठ मान रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि बस ऐसे ही है, झूठ बोल रहे हैं।
लेकिन बहुत से लोग वहाँ पर जाकर आए हैं, ठीक है, उस फार्म में जाकर आए हैं और उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। और ना सिर्फ वो, उनके अलावा जो फार्मर्स अभी जुड़े हुए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि सबको एक एक करके सबकी मतलब स्टोरीज़ में आपको दिखाऊं किस तरीके से इम्प्रूवमेंट आया है लोगों के यहाँ। लेकिन बात यह है कि हमें अवेयर होना पड़ेगा अगर हमें डेयरी फार्मिंग में बने रहना है। अब बहुत चैलेंजिंग टाइम आ गए हैं और आने वाले टाइम और भी चैलेंजिंग है, ठीक है। या तो आप फार्मिंग में बने रहेंगे अगर प्रॉफिट जनरेट होंगे, और अगर नहीं होंगे तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ से और आपकी जगह फिर कोई और आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में हम फिर किसी टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अक्सर डेयरी फार्मर्स कुछ समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे कम दूध उत्पादन, फैट SNF का कम होना, उत्पादन में फ्लक्चुएशन, कमजोर पाचन और दुबले पशु, बीमारियों का दबाव और वीक इम्यूनिटी, सब क्लिनिकल किटोसिस, वजन का गिरना, लो फीड इनटेक आदि। इन सभी दिक्कतों के समाधान के तौर पर हम आपके पशुओं के लिए लेकर आए हैं रूमेनिया, जो है एक संपूर्ण रूमेन टॉनिक, जो कि फाइबर के डाइजेशन को बढ़ाता है, मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन में वृद्धि करता है, आंतों की इंटीग्रिटी बरकरार रखने में मदद करता है जिससे गोबर पतला नहीं होता, रूमेन की पीएच को स्टेबल करके माइक्रोब्स के सर्वाइवल को बढ़ाता है, प्रोपियोनेट की मात्रा को अधिक करके ग्लूकोज उत्पादन में वृद्धि करता है, माइकोटॉक्सिन को बांधकर उनकी विषाक्तता को कम करता है। रूमेनिया कई सारे पोषक तत्वों से मिलकर बना है, जैसे ट्रेस मिनरल्स, रूमेन बफर, रूमेन अल्कलाइजर, प्रीबायोटिक्स, यीस्ट मेटाबोलाइट्स, प्रोबायोटिक्स, टॉक्सिन बाइंडर्स, कैल्शियम, फास्फोरस, रूमेन फर्मेंटेशन मॉडिफायर्स और प्रोपियोनेट एनहांसर्स। इन्हीं सब के चलते रूमेनिया दूध उत्पादन बढ़ाता है, बॉडी वेट और PCS इंप्रूव करता है, प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशंस को कम करता है, अधिक एनर्जी के बहाव के कारण फर्टिलिटी बढ़ती है, टॉक्सिन्स को बांधकर लीवर की हेल्थ मेंटेन करता है और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। 5 kg के ट्रायल पैक में भी उपलब्ध है। हमारी वेबसाइट से या स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके ऑर्डर कर सकते हैं।